हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कूलम्ब के नियम से संबंधित एक पद के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कूलम्ब के नियम की सीमाएं। क्योंकि कूलम्ब का जो नियम है कुछ शर्तों के साथ आवेश के लिए कार्य करता है, तो वह शर्त कौन है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ओके, और आज हमारा हिंदी मीडियम का 14वां क्लास है। आप देख सकते हैं क्लास 14 और हिंदी मीडियम। ओके, इससे पहले क्लास 13 तक हम पढ़ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कूलम्ब के नियम की सीमा। तो हमने देखा कूलम्ब के नियम की कूलम्ब के नियम की सीमाएं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं limitations of Coulomb's law। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब के नियम की सीमाएं। तो कूलम्ब का पहला नियम क्या है, पहला शर्त क्या है? हमने पढ़ा था कि कूलम्ब का जो नियम है वो स्थिर आवेशों के लिए मान्य होता है, गतिमान आवेशों के लिए मान्य नहीं है। और आवेश कैसा होना चाहिए? आवेश बिंदुवत होना चाहिए। तो हमने जो हेडिंग दिया है इसमें स्पष्ट है कि कूलम्ब का नियम जो है इसका कुछ शर्त है, ये कुछ शर्त के साथ आवेशों के लिए कार्य करता है। तो पहला शर्त क्या है? तो लिखेंगे कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम गतिमान आवेशों के लिए, गतिमान आवेशों के लिए, गतिमान आवेशों के लिए मान्य नहीं है, गतिमान आवेशों के लिए मान्य नहीं है। तो पहला हमने क्या देखा कि कूलम्ब का नियम गतिमान आवेशों के लिए मान्य नहीं है। मतलब यह नियम केवल विराम में स्थित आवेशों के लिए काम करेगा। अगर कोई आवेशित कण गतिशील होगा तो उसके लिए यह नियम काम नहीं करेगा। हम कूलम्ब का नियम का फॉर्मूला वहां पर नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि गतिशील जो कण होता है वह विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का निर्माण करता है, जबकि स्थिर आवेश हमेशा विद्युतीय क्षेत्र का निर्माण करता है। ओके, आते हैं 2 नंबर पॉइंट में लिखेंगे कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम स्थिर आवेशों के लिए, स्थिर आवेशों के लिए, स्थिर आवेशों के लिए मान्य है। ओके, तो पहला हमने क्या देखा था? यह गतिमान आवेश के लिए मान्य नहीं है। मान्य नहीं है मतलब गतिमान आवेश में काम फॉर्मूला नहीं करेगा। ये किस में काम करेगा? तो स्थिर आवेश के लिए मान्य है। ओके, आते हैं 3 नंबर पॉइंट में। कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम बिंदुवत आवेशों के लिए, बिंदु
बिंदुवत आवेशों के लिए मान्य है। ओके, तो सर ये बिंदुवत आवेश क्या है? तो हमने बोला कि अगर कोई आप गोला लेते हैं, दो गोला लिए, इसका नाम ए ले लेते हैं, इसका नाम बी ले लेते हैं, और दोनों गोला पे अभी हम बिंदुवत नहीं ले रहे हैं, आपको ई बता रहे हैं कि क्यों बिंदुवत लेते हैं। तो हमने बोला कि दो गोला लिए जाए, गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश का वितरण कर दिया जाए। कोई भी आवेश प्लस या माइनस ले सकते हैं, तो हमने प्लस वाला ले लिया है, एक समान वितरण किया गया है। जब दोनों आवेशों को, जब दोनों गोलों को एक दूसरे के नजदीक रखा जाता है, मान लीजिए दोनों को एक पास ला के रखिएगा, तो नजदीक लाने पे क्या होते हैं कि ये जो प्लस है, ये प्लस के साथ प्रतिकर्षित होता है, जितना ही प्लस है सब इधर से आगे से हट के सब पीछे आ जाएगा। तो देखिए कैसा होता है, ये सब प्लस इधर आ गया और इसका भी प्लस क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, मतलब गोला के पीछे चला जाएगा। यहाँ तक कि जो केंद्र के पास आवेश होता है, यहाँ भी प्लस होगा ना जी, क्लियर है? तो ये भी क्या करता है, अपने आप को विस्थापित कर लेता है। तो अब बताइए कि किसी निश्चित आवेश के साथ दूरी तो आप निकाल नहीं पाएंगे, इसके साथ कुछ अलग दूरी है, इसके साथ अलग है, इसके साथ अलग है, इसके साथ अलग है। तो आप बोलेंगे कि सर इस स्थिति में किसी निश्चित आवेश के साथ दूरी मान्य नहीं है, सभी आवेशों के साथ अलग अलग दूरियां हैं। तो इस स्थिति में हमारा कूलम्ब का नियम काम नहीं करता है। यह कब काम करेगा? तो जब दो आवेश लीजिएगा और दोनों बिंदुवत होगा, बिंदुवत मतलब छोटा, तब जाके ये नियम यहाँ पर काम करता है। क्यों? क्योंकि भाई दुए को आवेश है, वो जितना आगे जाना है जाए, जितना पीछे जाना है जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारा आवेश है, और आप किसी भी दो आवेश का दूरी लीजिएगा तो प्रतिकर्षण के कारण वह अपने स्थिति में हमेशा परिवर्तन करता रहेगा। तो यह परिवर्तनशील है, लेकिन यह परिवर्तनशील नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत सारा आवेश है, वहां तो दो ही आवेश है। ये कहीं भी जाएगा तो इन्हीं दोनों के बीच ना निकालेंगे, लेकिन यहाँ तो बहुत के बीच निकालना पड़ सकता है। ओके, तो आप याद रखेंगे कि कूलम्ब का जो नियम है ये किसके लिए मान्य होगा? तो बिंदुवत आवेश के लिए मान्य होगा। तो अभी हमने तीन नियम देखा, कौन कौन सा है? तो कह रहा है कि कूलम्ब का नियम गतिमान आवेशों के लिए मान्य नहीं है। ओके, तो आप समझ गए कि सर अगर आवेश विराम में रहेगा, विराम मतलब अपनी जगह पर बने हुए रहेगा, गतिमान नहीं रहेगा, तो उस स्थिति में यह कूलम्ब का नियम काम करता है। अगर वह गतिशील है किसी वेग से, तो यह नियम कूलम्ब का नियम काम नहीं करेगा। दूसरा क्या कर रहा है कि कूलम्ब का नियम स्थिर आवेशों के लिए मान्य है। अभी हमने बताया कि गतिमान रहेगा तो काम नहीं करेगा, क्या रहना चाहिए, उसको स्थिर रहना चाहिए, विराम में रहना चाहिए। तीसरा क्या है कि कूलम्ब का नियम बिंदुवत आवेशों के लिए मान्य है। ओके, तो एक दो पद और है जिसको आगे लिखेंगे। किसमें लिख रहा है? तो कूलम्ब के नियम की सीमा है। याद रखना ये है कि ये सीमा क्या बताता है? तो यह सीमा बताता है कि कूलम्ब का नियम किस किस अवस्था में कार्यरत होगा। ओके, तो आप लिख लें, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आपने लिख लिया होगा। चार नंबर में लेते हैं कूलम्ब का नियम बड़ी दूरियों के लिए कूलम्ब का नियम बड़ी दूरियों के लिए मान्य नहीं है। ओके, इसको थोड़ा समझते हैं
कि सर आप बड़ी दूरी किसको लेने के लिए कह रहे हैं, तो जो दूरी किलोमीटर में दे दिया ओके उसको हम काउंट नहीं करेंगे, वहां पे कूलम्ब का नियम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि किलोमीटर कोई छोटा दूरी नहीं होता है। तो सवाल ये है कि सर बड़ी दूरी आप लिख दिए किसके लिए मान्य नहीं होगा, तो आप बताइए कि कितना दूरी तक के लिए मान्य होगा। तो ध्यान देंगे यह है 10 के पावर माइनस कम से कम 10 के पावर माइनस 14 मीटर के लिए मान्य होता है, और अधिक से अधिक आप सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर ये लेंगे, क्योंकि किलोमीटर जो होता है अपने आप में दूरी का एक बड़ा मात्रा होता है। अब इसका कारण क्या है उसको समझते हैं। आप याद कीजिए कूलम्ब के नियम में हम फॉर्मूला पढ़े थे, F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2 बटा में r²। अब बताइए कि यहाँ दूरी और बल के साथ कैसा संबंध है, तो आपने बोला कि सर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का। तो इसका अर्थ क्या है कि जैसे जैसे दूरी को बढ़ाइएगा, जैसे जैसे दो आवेशों के बीच दूरी बढ़ाएंगे, इनके बीच लगने वाला बल कम हो जाता है। तो सर आप लिखे हैं बड़ी दूरियों के लिए मान्य नहीं है, तो बड़ी दूरी को हम लोग अनंत भी कह सकते हैं। अनंत कोई पद नहीं होता है, अनंत मतलब अधिक दूरी। तो हमने बोला कि अगर दूरी को अनंत कर देंगे, अनंत मतलब बहुत अधिक कर देंगे, तो अब बताइए कि अगर दोनों आवेश को एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर रख दिया जाए तो इनके बीच बल लगेगा? नहीं लगेगा। तो आपने बोला कि सर दूरी अगर अनंत कर दिया जाए, अनंत मतलब बहुत अधिक दूरी, तो इनके बीच लगने वाला बल कैसा हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ओके, तो आपको याद रखना है कि सर यहाँ पे दूरी को अगर बढ़ाते हैं तो इनके बीच लगने वाला बल कम हो जाएगा, और दूरी को कम करते हैं तो इनके बीच लगने वाला बल बढ़ जाता है। ओके, चलिए समझते हैं। यहाँ पर आपने बोला कि सर बल का दूरी के साथ वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, अर्थात कि दूरी को जितना अधिक बढ़ाएंगे आवेशों के बीच लगने वाला बल कम होगा, और दूरी को जितना कम करेंगे आवेशों के बीच लगने वाला बल बढ़ेगा। तो हमने एक टर्म लिया है कि अगर दूरी को अनंत कर दिया जाए, अनंत मतलब बहुत अधिक दूरी, तो जब दूरी को अनंत कर दीजिएगा तो इनके बीच लगने वाला बल कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो ये याद रखना है। कोई पूछे कि बड़ी दूरी मतलब, तो किलोमीटर में हम दूरी नहीं लेंगे, याद रखिएगा। 5 नंबर में लिखेंगे कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम 10 के पावर माइनस 14 मीटर, 10 के पावर माइनस 14 मीटर से कम दूरी के लिए, कम दूरी के लिए मान्य नहीं। कूलम्ब का नियम 10 के पावर माइनस 14 मीटर से कम दूरी के लिए मान्य नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि सर ये तो देख लिए कि ज्यादा नहीं लेंगे, कम लेंगे, तो कम से कम कितना कम होना चाहिए, उससे ज्यादा कम लेंगे तो काम नहीं करेगा। तो कह रहा है 10 के पावर माइनस 14 मीटर से कम दूरी के लिए मान्य नहीं है, मतलब इससे अगर ज्यादा कम कर देते हैं तब आपका कूलम्ब का नियम काम नहीं करेगा। तो यहाँ एक और वर्ड जोड़ सकते हैं कि अर्थात दो आवेशों के बीच कम से कम 10 के पावर माइनस 14 मीटर का दूरी होना चाहिए। तो यहाँ लिखते हैं अर्थात दो आवेशों के बीच ओके, तो ये हमने क्या लिखा, तो हमने लिखा कि कूलम्ब का नियम 10 के पावर माइनस 14 मीटर से कम दूरी के लिए मान्य नहीं है।
मतलब इतना से अगर कम दूरी रहता है तब यह नियम काम नहीं करेगा। अर्थात दो आवेशों के बीच कम से कम कितना दूरी होना चाहिए, 10 के पावर -14 मीटर। अब सर क्या कारण है कि इससे अगर कम करेंगे तो ये नियम काम नहीं करेगा। तो अगर इससे ज्यादा कम कर देते हैं तो वह नाभिकीय बंधन के साथ बंध जाता है। अब उस अवस्था में एक आवेश कण दूसरे आवेश कण पर बल नहीं लगा पाता है। क्यों? क्योंकि यह नाभिक के बंधन के साथ आ जाता है, जिसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। ओके, तो याद रखना है कि कम से कम इतना दूरी होना चाहिए, 10 के पावर -14। ओके, तो यह दो पद है, लिख लीजिए, इसके बाद आगे हम समझेंगे। चलिए, आप लिख लिए होंगे। तो यहाँ हमने टोटल 5 कूलम्ब के नियम की सीमाएं के बारे में हमने अध्ययन किया। पहला क्या था? तो पहला था कि कूलम्ब का जो नियम है वह गतिमान आवेश के लिए मान्य नहीं है। दूसरा क्या था कि कूलम्ब का जो नियम है वह स्थिर आवेशों के लिए मान्य है। तीसरा क्या था कि कूलम्ब का जो नियम है वह बिंदुवत आवेशों के लिए मान्य है। चौथा पद हमने क्या देखा कि कूलम्ब का जो नियम है वह बड़ी दूरियों के लिए मान्य नहीं होता है। ओके, और पांचवा क्या है? कूलम्ब का नियम 10 के पावर -14 मीटर से कम दूरी के लिए मान्य नहीं है। अर्थात दो आवेशों के बीच कम से कम 10 के पावर -14 मीटर का दूरी होना चाहिए। ओके, तो ये जो आपने देखा ये सारा था कूलम्ब के नियम की सीमाएं। आगे हम विद्युतीय बल, जिसको विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर समझने वाले हैं। सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स? कि सर, विद्युत स्थैतिक बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है? तो ध्यान देंगे, विद्युत स्थैतिक बल, जिसको विद्युतीय बल भी कहा जाता है, यह गुरुत्वाकर्षण बल के साथ बहुत गुणों में समान भी है और बहुत गुणों में असमान भी है। ओके, तो ये आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो उसके लिए काफी उपयोगी है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे विद्युतीय बल या विद्युत स्थैतिक बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। हेडिंग पहले देंगे, विद्युत स्थैतिक बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। क्या कह रहा है? विद्युत स्थैतिक बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। लिखेंगे कंपैरिजन बिटवीन electrostatic force and gravitational force। ओके, तो यहाँ पे हम लोग दोनों बलों में तुलना करेंगे। हेडिंग दे दीजिए, और हेडिंग देकर इसको दो भागों में हम लोग बांट लेते हैं। पहला कर लेंगे हम लोग विद्युत स्थैतिक बल इसको नंबरिंग नहीं देते हैं, और इधर होगा गुरुत्वाकर्षण
ओके, चलिए तो इन दोनों में तुलना करना है कि दोनों में क्या समानताएं हैं क्या असमानताएं हैं। तो याद कीजिए हमने पढ़ा था कि विद्युत स्थैतिक बल हमेशा दो आवेशों के बीच कार्यरत होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंड के द्रव्यमानों के बीच कार्यरत होता है। फिर हमने ये भी बताया है कि विद्युत स्थैतिक बल आकर्षक भी होता है, प्रतिकर्षक भी होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षक होता है। ओके, इसके बाद हमने ये भी बताया था कि विद्युतीय बल या विद्युत स्थैतिक बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के पावर 36 गुना अधिक मजबूत होता है। तो जितना सारा पद है हम लोग एक एक करके लिखेंगे। तो जितना सारा पद है उसको एक एक करके लिखा जाए। पहला क्या है? पहला है कि यह बल आकर्षक एवं प्रतिकर्षक दोनों होता है। कौन भाई? तो विद्युत स्थैतिक बल यह कैसा होगा? तो यह आकर्षक भी होता है और प्रतिकर्षक भी होता है। मतलब दो आवेशों के बीच आकर्षण भी हो सकता है और दो आवेशों के बीच प्रतिकर्षण भी हो सकता है। इधर आते हैं। यह बल हमेशा आकर्षक होता है। कैसा रहेगा जी? तो हमेशा आकर्षक रहेगा, ये कभी प्रतिकर्षक नहीं होता है। क्लियर है? 2 नंबर में आते हैं। चलिए 2 नंबर में आते हैं। यह बल आवेश के कारण उत्पन्न होता है। यह बल आवेश के कारण उत्पन्न होता है। ओके, गुरुत्वाकर्षण बल में समझते हैं। यह बल पिंड के द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है। तीन नंबर में आते हैं। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के पावर 36 गुना अधिक मजबूत होता है। और इसमें आते हैं यह बल विद्युत स्थैतिक बल से
विद्युत स्थैतिक बल से 10⁻36 गुना कमजोर होता है। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा पहले समझ लिया जाए। विद्युत स्थैतिक बल में 1 नंबर में हमने देखा कि यह बल आकर्षक एवं प्रतिकर्षक दोनों हो सकता है। थोड़ा मार्किंग कर लिया जाए। यह बल आकर्षक एवं प्रतिकर्षक दोनों हो सकता है। तो ये कौन सा बल है? तो विद्युत स्थैतिक बल। यह आकर्षक भी होता है, प्रतिकर्षक भी होता है। इसका अर्थ क्या है कि दोनों आवेशों के बीच आकर्षण भी होगा और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। पढ़ चुके हैं पहले। गुरुत्वाकर्षण बल क्या कर रहा है? यह बल हमेशा आकर्षक होता है, यह कभी प्रतिकर्षक नहीं होता है। चलिए सेकंड पॉइंट समझते हैं। विद्युत स्थैतिक बल में यह बल आवेश के कारण उत्पन्न होता है। ध्यान देंगे, यह किसके कारण उत्पन्न होगा? तो आवेश के कारण। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में पढ़ा जाए, यह बल पिंड के द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है। अगर आप गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में 11th में पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगा कि पिंड के द्रव्यमान के कारण दो पिंडों के बीच एक बल कार्यरत करता है जिसको गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ओके, आते हैं थर्ड नंबर पॉइंट में। ये क्या कह रहा है कि विद्युत स्थैतिक बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना अधिक मजबूत होता है? तो 10⁻36 गुना अधिक मजबूत होता है। क्लियर है? इसके बाद ये बताइए कि जब विद्युत स्थैतिक बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना अधिक मजबूत है, इसका मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल विद्युत स्थैतिक बल से 10⁻36 गुना क्या होगा? कमजोर होगा या दुर्बल होगा, कुछ भी कह सकते हैं। तो वही हमने लिखा है कि यह बल विद्युत स्थैतिक बल से 10⁻36 गुना कमजोर होता है। ओके, लिख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ा है। चलिए, आपने लिख लिया होगा, हटाया जाए। चलिए 4 नंबर पॉइंट से लिखते हैं। 4 नंबर में लिखेंगे यह बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है और इसमें क्या होगा? यह बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो ये क्या लिख दिए, थोड़ा समझ लिया जाए। कह रहा है कि यह बल मतलब कौन सा बल? विद्युत स्थैतिक बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसका अर्थ क्या है? तो याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि आप दो आवेशों को कहाँ रखते हैं? हवा में रखते हैं, जल में रखते हैं, अल्कोहल में रखते हैं, ग्लिसरीन में रखते हैं। जैसे जैसे माध्यम बदला जाता है, विद्युत स्थैतिक बल का मान परिवर्तनशील हो जाता है।
अभी हमने पिछले ही क्लास में पढ़ा था कि जब हवा से जल में लेके गए, जब हवा से अल्कोहल में लेके गए, जब हवा से ग्लिसरीन में लेके गए तो विद्युतशीलता का मान क्या होता है, बढ़ता है, और विद्युत स्थैतिक बल का मान क्या होता है, घट जाता है। तो अब बताइए कि इन दोनों के बीच लगने वाला बल किस पर डिपेंड किया, आप किस माध्यम में इन दोनों को रखे हुए हैं। ओके, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल में ऐसा नहीं होता है। आप निर्वात में रखिए, हवा में रखिए, पानी में रखिए, इनके बीच लगने वाला बल हमेशा क्या होगा, अचल रहेगा। ओके, तो आते हैं अगले पॉइंट में समझेंगे, इसको हटा दे रहे हैं। तो वही हमने लिखा है कि गुरुत्वाकर्षण बल में यह बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है कि आप पिंड को कहां रखे हैं। 5 नंबर में यह बल एक संरक्षी बल है। इसमें भी लिखेंगे यह बल एक संरक्षी बल है। तो अब देखिए, हमने बताया था कि कुछ समानताएं भी हैं, कुछ गुण मिलते भी हैं, तो कुछ गुण अलग भी हैं। तो यहाँ तक अभी 4 तक तो हमने देखा गुण अलग अलग था, यहाँ से गुण मिलना शुरू हुआ है। तो इन दोनों में समानता क्या है, तो सर विद्युत स्थैतिक बल भी कौन सा बल है, संरक्षी बल है, और गुरुत्वाकर्षण बल भी कौन सा बल है, संरक्षी बल। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल भी कौन सा है, संरक्षी बल। अब दिमाग में आएगा सर संरक्षी बल क्या होता है, तो क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि वह बल जो पाथ पर, जो रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, उस बल को संरक्षी बल कहते हैं। जैसे आप क्या लिए थे कि सर 2 आवेश को हवा में रख दिए, तो इनके पीछे जो बल लगेगा उसका नाम विद्युत स्थैतिक बल होगा। तो ये हम पढ़े थे कि हवा में रखे या पानी में रखे या कांच में रखे, कहीं भी रखे, तो इसके रास्ते के बारे में जिक्र है, ये रास्ता चिकना है या रुखड़ा है, किस तरीके का है, तो बिल्कुल नहीं। तो ध्यान देंगे, जो बल दोनों आवेशों के या दोनों पिंडों के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, उसको बोलते हैं संरक्षी बल। क्लियर है। तो सर संरक्षी बल अगर ये है तो असंरक्षी क्या होता है, तो असंरक्षी हमने बताया था कि जो रास्ते पे डिपेंड करता है, जो रास्ते के प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे याद कीजिए हमने पढ़ा था घर्षण बल। घर्षण बल क्या है भाई, तो घर्षण बल सतह पे निर्भर करता है कि सतह रुखड़ा है कि चिकना है। अगर सतह रुखड़ा कर दीजिएगा तो यहाँ पर पिंड और सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल का मान क्या होगा, अधिक हो जाएगा। अगर सतह को चिकना कर दिया जाए तो पिंड और सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल का मान कम हो जाएगा। तो घर्षण बल जो है, घर्षण बल ये असंरक्षी बल है। क्यों? क्योंकि ये सतह की प्रकृति पे निर्भर किया गया। हमारा सतह कैसा था, रुखड़ा था, चिकना था। क्योंकि अगर सतह रुखड़ा कर दीजिएगा तो बल बढ़ जाएगा और सतह चिकना कर देंगे तो बल घट जाएगा। लेकिन विद्युत स्थैतिक बल थोड़े सतह पे निर्भर करता है, थोड़े रोड पे रखा हुआ है। क्लियर है। तो यह माध्यम के, ध्यान देंगे, यह माध्यम के दूरी के सतह की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। उसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल है कि यह बल, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम के सतह की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है कि सतह कैसा है। क्लियर है। यह कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा बल होगा, संरक्षी बल होगा। और विद्युत स्थैतिक बल भी कौन होगा, संरक्षी बल होगा। कारण समझ चुके होंगे, क्योंकि यह माध्यम की रास्ते की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। चलिए, इसके बाद 6 नंबर में क्या है कि यह बल एक केंद्रीय बल है। देखिए समानता भी लिख रहा है,
ये भी क्या है, यह एक केंद्रीय बल है। अब सवाल है कि सर ये केंद्रीय बल क्या होता है? तो केंद्रीय मतलब ध्यान देंगे, दो आवेशों के बीच, देखिए बाबू बिंदु तो आवेश ले रहे हैं लेकिन बड़ा बड़ा लिख रहे हैं कारण समझने के लिए। तो हमने बोला कि अगर दो आवेश लिया जाए, इसका नाम Q1 है, इसका नाम Q2 है, तो इन दोनों के बीच बल का दिशा कहाँ होता है? तो इसी लाइन पर होता है। तो अब बताइए कि जहां पर दो पिंड के बीच, दो आवेश के बीच, दो वस्तु के बीच बल काम करेगा उसको केंद्रीय, केंद्रीय मतलब क्या होता है? बीच में, केंद्र में। तो ये बताइए कि विद्युत स्थैतिक बल कहाँ काम करेगा? इसी लाइन पर ना काम करेगा जी। तो इसी लाइन पर काम करेगा मतलब इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच को हम क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? केंद्रीय बल। याद रखेंगे कि केंद्रीय बल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बल दो आवेशों के बीच में काम करता है। अब आइए सर गुरुत्वाकर्षण बल को आप केंद्रीय बल कहाँ कहते हैं? इसका कारण क्या है? तो हमने क्या पढ़ा था कि दो पिंडों के, जैसे M1 द्रव्यमान का पिंड हो गया, M2 द्रव्यमान का पिंड, तो इनके बीच जो बल लगेगा, ध्यान देंगे, इनके बीच जो बल लगेगा ये दोनों आवेशों को, दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा पर ही होगा। तो याद रखेंगे कि जब दो आवेश के बीच या दो पिंड के बीच बल कार्यरत हो तो उसको हम कौन सा बल बोलेंगे? केंद्रीय बल बोलेंगे। कौन सा बल बोलेंगे? केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्स कहा जाता है, हालांकि इसको इंग्लिश में हम लोग सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ओके, तो चलिए 6 को पॉइंट है, पहले हम लोग 3 लिख चुके थे, 3 अभी लिखे, 6 पॉइंट हो गया। आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए लिख लिया हो गया, आगे बढ़ा जाए। तो 6 पॉइंट हो गया, और 1-2 पॉइंट लिखते हैं हम लोग। तो 7 नंबर में आते हैं। 7 नंबर क्या है कि यह लंबी दूरी तक है लगने वाला बल है। लंबी दूरी तक लगने वाला बल है मतलब यह अधिक दूरी तक कार्यरत होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या है? ये भी अधिक दूरी तक लगने वाला बल है। यह है लंबी दूरी तक है लगने वाला बल है। ओके, तो दोनों में हमने देखा कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्स। लंबी दूरी तक लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ इंग्लिश में एक वर्ड लिखते रहे हैं, इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स। ओके, दोनों कैसा है? तो काफी अधिक दूरी तक लगने वाला बल है। अब अधिक दूरी मतलब ये नहीं कि अनंत दूरी कर दीजिएगा, क्लियर है? उसका एक मेजरमेंट है, उसका एक सीमा है कि कम से कम इतना, ज्यादा से ज्यादा इतना। 8 नंबर लिखेंगे, यह बल न्यूटन के गति का तीसरा नियम का पालन करता है। तीसरा नियम का पालन करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल भी कम नहीं है, ये भी क्या करेगा? ये भी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का, न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करेगा। यह बल
न्यूटन के गति का तीसरा नियम का पालन करता है। सर ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या है? तो याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि अगर दो आवेश ले लेते हैं, एक का नाम Q1 ले लिया जाए, एक का नाम Q2, तो जितना Q1 Q2 पर बल लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पर बल लगाता है। उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। जितना Q1 Q2 पर बल लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पर बल लगाता है। मतलब दोनों का आपस में बल लगाने का परिमाण कितना होगा? बराबर होगा। तो ये किसके लिए लिए हैं? आवेश के लिए। आप याद होगा गुरुत्वाकर्षण पढ़े थे कि जितना बल से अगर इस बोर्ड को हम धक्का देंगे उतना ही बल यह हमारे ऊपर आरोपित करता है। तो अगर पिंड के पद में बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि सर अगर दो पिंड लिए जाए, इसका द्रव्यमान m1 और इसका द्रव्यमान m2, तो जितना m1 m2 पर बल लगाएगा उतना ही m2 m1 पर बल लगाता है। मतलब कि F1 बराबर F2 बराबर F। क्लियर है? इनके बीच लगने वाला बल सब कैसा होगा? बराबर। यहाँ भी क्या होगा? F1 बराबर F2 बराबर F। दोनों का बल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ओके। जितना m1 m2 पर आरोपित करेगा उतना ही m2 m1 पर आरोपित करेगा। तो इसी को बोलते हैं न्यूटन के गति का तीसरा नियम। चलिए, तो यहाँ तक 8 पॉइंट है, आप इसको लिख ले, इसके बाद हम आगे बढ़े। आप लिख लिए होंगे। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा? तो आज हमने कूलम्ब के नियम की सीमाओं के बारे में पढ़ा और विद्युत स्थैतिक बल और गुरुत्वाकर्षण बल में हमने तुलना करने के लिए पढ़ा कि इनमें तुलना कैसे किया जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। कभी कभी आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देता है कि बताइए विद्युत स्थैतिक बल और गुरुत्वाकर्षण में क्या समानताएं हैं या क्या असमानताएं हैं। तो पहले हम लोग असमानता पे बात कर लेते हैं कि सर असमानता क्या है। टोटल 8 पॉइंट पढ़े। तो हमने बोला कि विद्युत स्थैतिक बल आकर्षक भी होता है, प्रतिकर्षक भी होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होगा? हमेशा आकर्षक होगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा? तो दूसरा हमने पढ़ा कि विद्युत स्थैतिक बल आवेश के कारण उत्पन्न होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण उत्पन्न होता है? पिंड के द्रव्यमान के कारण। तीसरा गुण हमने क्या पढ़ा कि विद्युत स्थैतिक जो बल होता है यह माध्यम पर निर्भर करता है कि आप कहाँ रखे हैं आवेश को। पानी में रखे हैं, हवा में रखे हैं, अल्कोहल में रखे हैं। आप आवेश को कहाँ रखे हैं, किस माध्यम में रखे हैं, माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है कि आप दो पिंड के द्रव्यमान को कहाँ पर रखे हैं। ओके, जिसके बाद 4 नंबर पॉइंट में हमने देखा कि सर विद्युत स्थैतिक बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के पावर 36 गुना अधिक मजबूत होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल विद्युत स्थैतिक बल से 10 के पावर 36 गुना कमजोर होता है या दुर्बल होता है। ओके, फिर तो ये जितना हमने पढ़ा ये सारा क्या हमने पढ़ा? असमानता, मतलब दोनों में डिफरेंस पढ़ा, भाई दोनों में क्या अंतर है। इसके बाद आते हैं समानता पर। तो हमने सबसे पहले देखा था कि सर विद्युत स्थैतिक बल जो है, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, क्लियर है, यह एक प्रकार का संरक्षी बल है। संरक्षी बल मतलब ऐसा बल जो माध्यम के सतह के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो विद्युत स्थैतिक बल भी संरक्षी बल है और गुरुत्वाकर्षण बल भी संरक्षी बल है। इसके बाद हमने क्या देखा कि विद्युत स्थैतिक बल एक प्रकार का केंद्रीय बल है। केंद्रीय मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, या गुरुत्वाकर्षण में बात करें तो दो पिंडों के बीच लगने वाला बल। केंद्रीय क्यों बोलते हैं? तो जब दो आदमी के बीच में कोई बल कार्य करता है तो इसको केंद्रीय कहा जाता है, सेंट्रल कहा जाता है। तो हमने क्या देखा कि सर विद्युत स्थैतिक बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों कौन सा बल है? तो केंद्रीय बल है। फिर हमने क्या देखा
कि विद्युत स्थैतिक बल लंबी दूरी तक लगने वाला बल है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि लंबी दूरी तक लगने वाला बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या है? लंबी दूरी तक लगने वाला बल। तो लंबी दूरी ध्यान देंगे, जैसे जैसे आप आर को बढ़ाएंगे, दूरी को बढ़ाएंगे, आप देखते चलेंगे कि भाई बल कितना हो रहा है। जहां पे दिखाई दे कि बल बहुत कमजोर है, रोक देंगे, बोलेंगे ना भाई हम दूरी यहीं तक लेंगे। क्लियर है? और न्यूनतम का भी हमने बताया था कि ई बल कहाँ तक काम करता है, तो 10 के पावर -14 मीटर तक काम करेगा, उससे कम पे काम नहीं करता है। इसके बाद हमने क्या देखा कि विद्युत स्थैतिक बल जो है न्यूटन की गति का तीसरा नियम का पालन करता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है जी? तो हम पढ़े थे कि जितना हम किसी पिंड पर बल लगाते हैं, अगर दो आवेश ले लिया जाए कि सर E Q1 है Q2 है, तो जितना Q1 Q2 पर बल लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पर बल लगाएगा। इसको बोलते हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम। हमने पढ़ा भी था 11th में कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होता है। तो वही चीज हमने डायग्राम से समझाया है कि Q1 कितना बल लगाया F1, Q2 कितना बल लगाया F2, ये दोनों बराबर है, दोनों एक के बराबर है। गुरुत्वाकर्षण बल में आते हैं, ये क्या कह रहा है भाई कि यह बल न्यूटन की गति का तीसरा नियम का पालन करता है। अभी तो यहाँ पे पढ़े थे, तो यहाँ भी सेम चीज कि M1 M2 पर F1 बल लगाया, M2 M1 पर F2 बल लगाया, ये दोनों किसके बराबर है? F के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि सर गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युतीय बल या विद्युत स्थैतिक बल, इन दोनों में बहुत समानताएं भी है और बहुत असमानताएं भी है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही काफी, बाकी अगले वीडियो में। ओके, थैंक्स।